आज हम बात करेंगे सम्राट मिहिर भोज के विषय में। सम्राट मिहिर भोज इन्होंने उत्तर भारत में 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक शासन किया। इनका संबंध गुर्जर प्रतिहार राजवंश से था और गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम साम्राज्य कायम किया, ये तुर्कों के आगमन से पहले। यदि हम कहें कि अंतिम हिंदू साम्राज्य उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से पहले किसने स्थापित किया था, तो वो हम देखते हैं कि वो मिहिर भोज ने किया था। इस साम्राज्य की एक और खासियत ये थी कि जो अरब आक्रमणकारी थे, अरबों ने हम देखते हैं कि 6वीं-7वीं शताब्दी के दौरान लगभग जो है एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। अरबों ने आपका मिस्र, इराक, ईरान, ये जो पूरे क्षेत्र है, मध्य एशिया के बहुत से क्षेत्र, ये सब जीत लिए थे और 650 में वो ईस्वी में उन्होंने भारत में भी अपने आक्रमण शुरू कर दिए थे, जिनका सबसे पहले सामना जो आपका आज का जो अफगानिस्तान क्षेत्र है, वहाँ पर एक शाही वंश हुआ करता था जो कि कनिष्क का वंशज माना जाता था, यानी कि जो सम्राट कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, उसने उनका मुकाबला किया था और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था काफ़ी समय तक। इसी प्रकार से 711 में सिंध को जब अरबों ने जीत लिया, तो उसके बाद में जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, इसने जो है अरबों को रोकने का काम किया और अरबों को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि अरब जो है सिंध और मुल्तान में अपने 2 राज्य स्थापित करने में कामयाब रहे। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो प्राचीन भारत हम कहें या पूर्व मध्यकाल भी इसको कहा जाता है कई बार, तो उस समय में भारत की सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने में इस वंश का बहुत बड़ा एक भूमिका रही है। और इस वंश को स्थापित किया था नागभट्ट प्रथम ने, लेकिन इसको जो परम वैभव पे ले गया, जो इसके कह सकते हैं कि इसको गौरवशाली वंश जिसने बनाया वास्तव में, वो मिहिर भोज था, जिसका शासनकाल जो है 836 से लेकर 885 ईसा पूर्व तक ईस्वी तक था। तो इतिहास के इस कालखंड को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम जो है देखते हैं कि भाई कि इस समय मतलब क्या एक प्रकार से भारत की स्थिति थी। तो कई बार इतिहासकार ये कहते हैं कि भाई ये जो समय था, ये डार्क एज थी। कुछ इतिहासकारों ने इसको डार्क एज कहा। उसके पीछे उनकी जो वजह थी वो ये थी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इस समय भारत में सामंतवाद का उदय हो रहा था, यानी कि जो सेंट्रलाइज एम्पायर्स का जो केंद्रीय जो साम्राज्य थे, उनका जो है कहीं ना कहीं अवसान हो रहा था। और वो ये मानते हैं कि शायद गुप्त साम्राज्य जो है वो एक अंतिम केंद्रीकृत साम्राज्य था प्राचीन भारत का, और उसके बाद में सामंतवाद जो है वो जोर पकड़ता चला गया और जो अपने जो पराकाष्ठा है उसकी जो है प्रतिहारों के समय पर हुई। तो वो ये मानते हैं कि भाई ये सामंतवाद जो है ये मध्य युग की शुरुआत है एक प्रकार से, और ये जो है कहीं ना कहीं एक डार्क एज को इंगित करता है, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि व्यापार जो है वो उन्होंने कहा कि भाई इसमें व्यापार कम हुआ है, और उसकी परिचायक उन्होंने माना कि सिक्के जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं इस समय, किसी शासक के द्वारा जारी किए गए सिक्के कम हैं, सोने के सिक्कों का अभाव है बिल्कुल, और नगरों का वो बताते हैं कि अवसान हो गया। इस प्रकार की कई बातें जो हैं कही जाती हैं, और ये कहा जाता है कि भाई ये एक डार्क एज है। और उस समय जो जो रचनाएं संस्कृत में, साहित्य में, या मतलब अन्य भाषाओं के जो साहित्य थे उसमें जो रचनाएं हो रही थी वो कम हो गई, और जो आर्ट, आर्किटेक्चर, मूर्ति कला, विज्ञान, तकनीक, इन सब में जो है वो कहते हैं कि ये गिरावट देखने को आ रही थी।
लेकिन जो है अभी जो शोध हो रही हैं उनमें इन चीज़ों को जो है नहीं माना जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो मिहिर भोज के नेतृत्व में जो गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य स्थापित हुआ, वो अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। हालांकि जो ये बात तो सही है कि जो उनकी आर्मी थी वो कहीं ना कहीं एक ट्राइबल आर्मी थी, यानी कि वो कबीलाई सेना थी जिसमें भिन्न गोत्र और क्लैन के जो सरदार थे वो अपने क्लैनमैन्स को लेकर के, गोत्र के भाई बंधुओं को लेकर के, कुल कबीलों के लोगों को लेकर के आते थे और युद्ध के समय पर वो एकत्रित होते थे और बड़ी अभियान, सैन्य अभियान किए जाते थे। और बाद में जो विजित भूमि थी वो विजेता सेना के जो सरदार थे उनको कहीं ना कहीं उनके मध्य में बांट दी जाती थी। उन्हें एक फीस एलोकेशन उस एरिया में होता था। और हम ये देखते हैं कि 12, 24, 84 जो है कई क्षेत्रों में हमको देखने को मिलती हैं, जो कि माना जाता है कि प्रतिहारों ने अपनी विजेता सेना के सरदारों को दी थी। तो कहीं ना कहीं ये बात तो थी, लेकिन जो उनकी आर्मी थी वो अपने आप में एक इफेक्टिव आर्मी थी और उसने उत्तर भारत में भी बहुत सारी विजय प्राप्त की। साथ ही उन्होंने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको भी पराजित किया। तो हम इस आधार पे नहीं कह सकते कि भाई वो कि साहब वो उनका जो संगठन था वो खराब था। जबकि हम बाद में देखें जो जो तुर्क सरदार थे जिन्होंने भारत को जीता, उनकी आर्मी भी कहीं ना कहीं एक ट्राइबल आर्मी थी। आप पूरी तरीके से उसे ये नहीं कह सकते कि भाई वो इन्हीं मायनों में बहुत आधुनिक थी प्रतिहारों की आर्मी से। तो लेकिन क्या वजह रही कि इन सब चीज़ों को ओवरलुक किया गया। और जहाँ तक हम देखते हैं शहरों की भी हम बात करते हैं तो बहुत से शहरों का हमें उस समय पता लगता है कि जिनका उदय हो रहा था। अगर कुछ शहर जो हैं वो वक्त के साथ में अवसान हो रहा था तो बहुत से नए नगरों का उदय भी हो रहा था। कन्नौज अपने आप में एक फ्लरिशिंग आपका बहुत बड़ा नगर था। आपका जो सोमनाथ है वो बहुत बड़ा नगर था। पृथ्वी तक जो पेहवा है आधुनिक वो एक बहुत बड़ा नगर था। इसी प्रकार से अनेक जो नगर हैं वो हमको दिखाई देते हैं उत्तर भारत के अंदर। और जो इनकी मुद्राएं हैं प्रतिहारों की, वो मुद्राएं भी हमको देखने को मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जितनी खराब पिक्चर जो है पेश करने की कोशिश की गई और इसे ये माना गया कि भाई ये तो सामंतवाद का एक दौर शुरू हो गया जिसमें नगरों का ह्रास हो रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है और सिक्के दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जरूर अवसान हुआ है। टाइम्स ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। बहुत सारे विद्वान उनके दरबार में भी थे, जैसे कि आपके राजशेखर जो हैं वो महेंद्रपाल के दरबार में थे, महिपाल के दरबार में भी वो रहे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इस समय की बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी हमको देखने को मिलती है। तो खैर ये तो एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश का एक परिचय रहा जो कि सम्राट मिहिर भोज के नेतृत्व में इस देश के अंदर एक वैभवशाली ढंग से स्थापित हुआ। और अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम बात करेंगे कि क्या था गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, किस प्रकार से उसका विस्तार हुआ। थैंक यू सो मच।